हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीकेएस ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश। हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का ये फोर्थ वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, एसेट्स आर रिवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड, and any profit or loss arising from such revaluation is transferred to partners' capital in their old ratio. For this purpose, a nominal account, that is रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्टिट्यूट करते हैं, रिकंस्टिट्यूशन किस किस केस में होता है? पहला होता है आपका जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा होता है, या फिर पार्टनर्स न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिशन दे रहे होते हैं, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, या किसी पार्टनर की डेथ होती है। तो इन सभी केसेस में हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज को हम रीअसेस और रीवैल्यू करते हैं, और इससे जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है उसे हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी कैपिटल फिक्स थी या फ्लक्चुएटिंग। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट में डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते हैं। तो जिसमें डेबिट साइड हम मेंशन करते हैं उन ट्रांजेक्शंस को जिसके कारण फर्म को लॉस हो रहा है, और क्रेडिट साइड उन चीजों को शो करते हैं जिनके कारण हमें प्रॉफिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी एसेट्स डिक्रीज हो रही तो उसके कारण हमें लॉस होगा, और अगर हमारी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही तो उसके कारण भी हमें लॉस होगा, या फिर हमारी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी उसे हम रिकॉर्ड करेंगे तो भी हमें लॉस होगा, या फिर अगर हम किसी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन या कोई कमीशन दे रहे हैं तो उससे भी हमें लॉस होगा, या फिर हमने कोई एक्सपेंसेस पे किए रिवैल्यूएशन के टाइम पे तो इनसे भी हमें लॉस होगा। तो दीज आर द रीजन ऑफ लॉस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, या फिर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, या फिर हमारी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स अब रिकॉर्ड हो रही है, तो उसके कारण हमें प्रॉफिट होगा। अब हम क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमारा क्रेडिट साइड एक्सीड कर रहा है तो वो कहलाएगा प्रॉफिट, जिसे हम शो करेंगे डेबिट साइड, एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग। और अगर इसी तरीके से हमारा डेबिट साइड का टोटल एक्सीड कर रहा है तो हम क्रेडिट साइड इसे ट्रांसफर करेंगे, और इसे ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। और अब इसके बाद आते हैं कि हमारी एंट्रीज कौन कौन सी होंगी। तो एंट्री इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो आपको लेजर के थ्रू भी मैं समझा सकता हूं। तो चलिए मैं बैक करके इसको लेजर के थ्रू समझाता हूं। तो आपको मालूम है कि आपने जर्नल से लेजर सीखा 11th क्लास में, और लेजर से जर्नल भी सीखा है। तो लेजर से जर्नल के केस में अगर आपको सपोज प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में आप किस तरह लिखते हो उसे, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड का मतलब हुआ कि बाय एसेट। बाय एसेट का मतलब क्या हुआ कि एंट्री होगी एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसी तरीके से लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो उस केस में होगा लायबिलिटीज डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो रही हैं तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स मींस एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसी का अपोजिट करते हैं, अगर हमें लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू assets, revaluation account debit to liabilities, revaluation account debit to liabilities, that is unrecorded liability, right? Then revaluation account debit to partners capital account, अगर हमें उसे कोई remuneration देना है, and in case of any expenses paid, revaluation account debit to cash or bank account. So these will be the journal entries. तो इसे हम कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। तो अगर प्रॉफिट होगा तो एसेट्स या लायबिलिटीज जिनमें भी चेंजेस आए हैं, अगर एसेट्स हमारी इंक्रीज हुई है या लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, दोनों ही केस में हम क्या करेंगे, इन्हें डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और इसी का अपोजिट, अगर हमें लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड एसेट्स डिक्रीज एंड लायबिलिटी इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड। सो अकाउंटिंग फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो अगर हमारी अनरिकॉर्डेड कोई एसेट है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर हमारी लायबिलिटी है अनरिकॉर्डेड तो उसे हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यू हैव बीन गिवन वन क्वेश्चन, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो आपके पास 3 अलग अलग ट्रांजेक्शंस गिवन है। चलिए इन ट्रांजेक्शंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन है आपका अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 आर टू बी अकाउंटेड। इसका मतलब यह हुआ है कि आपने जो आपके पास इन्वेस्टमेंट थे उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था, अब उसे आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन्वेस्टमेंट अराइज हो रहे हैं, या इसका मतलब यह हुआ कि इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट विल बी डेबिटेड एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सो एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो सेकंड केस इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टुवर्ड्स सप्लायर्स ऑफ ₹2000 आर टू बी रिकॉर्डेड। मतलब यह हुआ कि हमें सप्लायर्स को जो ₹2000 पे करने थे उससे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया था,
अब हमें इसे रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए उसे हम करेंगे क्रेडिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। तो हमारी एंट्री आ जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट या सप्लायर्स अकाउंट। तो आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अ क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 नॉट पेबल इज टू रिटर्न बैक। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक क्रेडिटर था, हमारा एक सप्लायर था जिसे हमें ₹6,000 देने थे, अब हमें उसे वो पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली नहीं पे करनी पड़ेगी, तो दैट इज आवर प्रॉफिट। तो ये जो हमारे क्रेडिटर्स थे वो हमारी लायबिलिटी होते हैं जो कि अब डिक्रीज हो रही है। तो लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है तो उसे हम करते हैं डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट। तो हमारी एंट्री आएगी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरीके से हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू शुड रिमेंबर एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनमें से पहला होता है इंक्रीज टू एंड इंक्रीज बाय। तो चलिए मैं आपको इनको समझाता हूं कि होता क्या है। जैसे आपने बोला कि आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन है, इस बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड कोई एक एसेट्स गिवन है, से इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो आपको यहां पर गिवन है ₹5,000 या से ₹50,000। ओके, अब ये बोल रहा है इट इज इंक्रीज टू। तो अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज टू ₹60,000। तो अब ये 50,000 से इंक्रीज होके कितनी हो गई? 60,000। तो अब हमें यहां देखना है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस है 10,000, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर आपको बोलता है इट इज इंक्रीज्ड बाय ₹5,000, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ₹5,000 से इंक्रीज हुई है, तो हमारा प्रॉफिट होगा ₹5,000। ये सिंपल सा टू और बाय आपके क्वेश्चन को चेंज कर देता है, इसलिए इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से डिक्रीज टू एंड डिक्रीज बाय। तो जैसे हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स आर डिक्रीज टू ₹40,000, तो हमें 10,000 का लॉस हुआ। तो डिक्रीज टू ₹40,000 के केस में हमें 10,000 का लॉस होगा। तो हम यह कैसे निकालेंगे? डिफरेंसेस से। पर अगर मैं इसी के प्लेस पे बोलूं कि इन्वेस्टमेंट्स आर डिक्रीज बाय ₹3,000, तो हमें 3,000 के लॉस को ही रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करना होगा। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना है। जब भी ये टू और बाय आएगा तो इन दोनों के बेस पे आपको प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय ₹20,000। इट मींस यहां पर आपको ₹20,000 का ही प्रॉफिट हो रहा है, जिसे हम शो करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। और सेकंड केस में वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू ₹50,000। अर्लियर इट वाज ₹40,000। तो बुक्स में आपको बैलेंस शीट में गिवन है ₹40,000 फर्नीचर की वैल्यू, जबकि अब उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी या फिर उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज रीवैल्यू, तो दैट इज 50,000। तो अब हमें यहाँ ₹10,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो 10,000 का प्रॉफिट हमने कैसे निकाला? डिफरेंस से। डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। तो इनके बीच से जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट। और अगर ये डिक्रीज हो गया है तो डिक्रीज के केस में हम इसे मानेंगे लॉस। और इसका नेक्स्ट है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। ये भी एक नया पॉइंट है। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय ₹2,000। तो स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड अभी है, मतलब बुक्स में उसकी वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू कम है। तो इस केस में हम इस ₹2,000 को मानेंगे लॉस। और अगर इसी के प्लेस पे गिवन होता कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, इसका मतलब उसे बढ़ाना है। तो जब भी बढ़ाना है तो प्रॉफिट और घटाना है तो लॉस। तो यूजुअली लोग कंफ्यूज होते हैं कि ओवर वैल्यूड दिया मतलब हमें इसे बढ़ाना है। बढ़ाना नहीं है, एक्चुअली वो ओवर वैल्यूड है, उसे हमें अब डिक्रीज करना है। और अगर अंडर वैल्यूड दिया हो तो इसका मतलब वो ऑलरेडी डाउन था, अब हमें उसे इंक्रीज करना है। तो उसके बेस पे हम उसे प्रॉफिट या लॉस एज्यूम करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज यूजिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या होता है? तो आपके पास वैल्यूज गिवन है कि हमारी कोई एसेट्स इंक्रीज हुई है, कोई एसेट्स डिक्रीज हुई है, कोई लायबिलिटी इंक्रीज हुई है और कोई लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, या कोई नई एसेट्स अराइज हुई है अनरिकॉर्डेड, या फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अराइज हुई है। तो हम क्या करेंगे? इनका डिफरेंस लेके और एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो ये हम क्यों करते हैं? उसका रीजन होता है कि जब भी हमें अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन तो करना है बट उसकी वैल्यूज को चेंज नहीं करना। मींस तो जब भी आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो आपके बैलेंस शीट में न्यू वैल्यूज आती हैं जो कि आपके एडजस्टमेंट में गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट को हमने रीवैल्यू किया ₹40,000, अर्लियर इट वाज 50,000, तो बैलेंस शीट में 40,000 जाएगा। बट इन केस ऑफ सिंगल जर्नल एंट्री हम उसे चेंज नहीं करेंगे, हम उसे उसी वैल्यू पे लिखेंगे जिस वैल्यू पे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। इसी तरीके से लायबिलिटीज के केस में भी हम उसे चेंज नहीं करेंगे, बस उसका हम इफेक्ट लेंगे। जितनी भी एसेट्स इंक्रीज है उनको पॉजिटिव, लायबिलिटी इंक्रीज है पॉजिटिव, या फिर इंक्रीज इन
लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट्स नेगेटिव, और इनके डिफरेंसेस से हमारे पास आ जाएगा नेट इफेक्ट। अब नेट इफेक्ट आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आपका नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और अगर ये नेट इफेक्ट नेगेटिव है तो एंट्री विल बी अपोजिट, दैट इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो इस तरीके से हम उनका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे और उससे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे हमारी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनको रीवैल्यू भी नहीं करना पड़ेगा और इमीडिएटली हम इस इफेक्ट को उनकी कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।